ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा था। वी डिस्कस कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ कैसे ग्रेजुअली चेंज होती हैं फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल दैट डिस्क्राइब्स। ठीक है, तो इसलिए उसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। एंड ट्रांजिशन एलिमेंट की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि किन चीज़ों को किन एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। सो ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, ईदर इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। या तो ग्राउंड स्टेट में होगा या फिर एक्साइटेड स्टेट में होगा, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनके पास हमेशा ही फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, चाहे ग्राउंड स्टेट की बात की जाए या फिर उनकी एक्साइटेड स्टेट की बात की जाए। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और उसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन इन तीनों की होती है। सो जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाउएवर इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी में ही जाता है, जिस वजह से हम लोग उनको डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है, तो उन्हें एस और पी ब्लॉक के साथ तो पढ़ ही नहीं सकते, और इसलिए उन्हें लास्ट ऑप्शन बचता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ पढ़ने का। तो स्टडी हम लोग उनको इसके साथ करते हैं, बट वी नेवर कंसिडर देम एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी फुल फिल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एकदम अलग होती हैं। इनकी क्या क्या होती है, विल कंसिडर वन बाय वन। सो दिस इज द प्रोडक्ट टेबल, तो मैं दिख ही रहा होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एस ब्लॉक है, लेफ्ट साइड पे एस ब्लॉक है, राइट साइड पे पी ब्लॉक है, एंड वी हैव दिस डी ब्लॉक जिसके 10 ग्रुप्स हैं। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये तो मैं याद ही होंगे। उसके बाद डाउन द ग्रुप ये सारे एलिमेंट्स आते हैं और जिनका कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के जैसा ही होता है, ऊपर वाले एलिमेंट्स के जैसा ही होता है। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है 27, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2 होगी, और इससे पहले वाली जो गैस है आर्गन वो लिखी जाएगी। ठीक है, फिर कोबाल्ट के बाद जो रोडियम आएगा उसमें भी सेम ही होगी। यहाँ पे क्या आएगा, 3d की जगह 4d7 5s2। उसके बाद इरेडियम में क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर एफ ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो 4 से पहले क्या आएगा 3, तो 3f14 4d7 सॉरी 5d7 6s2 इरिडियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। और इससे पहले वाली जो नोबल गैस है वो लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। फर्स्ट सीरीज़ है 3D एलिमेंट वाली सीरीज़। ठीक है, सो इससे हम लोग जनरली बोलते हैं 3D सीरीज़। इसे हम लोग बोलेंगे 4D सीरीज़, एंड दिस इज योर 5D सीरीज़। तो यहाँ तक 3D 4D तो जनरली ठीक रहती है। 5D सीरीज़ में लेंथनम आता है, लेंथनम के बाद सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, सीरियम, और उसके बाद ये पूरी लाइन, फिर थोरियम नीचे, प्लूटोनियम, यूरेनियम, और फिर वो पूरी लाइन स्टार्ट होती है। नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं ये जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं, और ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सिंस ये यहाँ पे घुसे हुए हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो हमें अभी नेक्स्ट फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो तुम्हें एक काम करना है, ये डी ब्लॉक के जो फर्स्ट 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज है, इसको तुम्हें याद करना है। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। एटॉमिक नंबर ऊपर वाले तो तुम देख ही लोगे, उसके बाद नीचे वाले की कॉन्फ़िगरेशन तुम ऑटोमेटिकली लिख सकते हो। ठीक, सो जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें क्या होता है कि हम लोग नोबल गैस लिखते हैं, जैसे अर्गन या क्रिप्टॉन व्हाट्सएवर जो भी आएगी। फिर
NS2 एंड N-1 dx, ठीक है। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से 10 तक की होगी, ठीक है। और n की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 to 7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मतलब 3D 4D। जैसे d तो N-1 हो गया, तो अगर n की वैल्यू 4 है तो 4s to 3D x, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ पे 1 से 10 तक कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की क्या एलिमेंट है। तुम इजीली निकाल ही लोगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। लेकिन जब पीरियड 6 और 7 आता है तो वहाँ पे f ऑर्बिटल भी आ जाता है। f ऑर्बिटल आता है तो f ऑर्बिटल के लिए हम लोग N-2 लिखते हैं। सो नोबल गैस जो भी आएगी, लाइक ज़ेनॉन आ गई, ठीक है। इसके बाद NS2 N-2 F14 एंड N-1 dx। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो 6 to 7 ही होगी, ठीक। क्योंकि ऊपर के जो दो सीरीज़ हैं उसमें 3D 4D सीरीज़ आ जाता है, यहाँ पे 6 और 7D वाली आएंगी। तो XE अगर मैं ये लिखता हूँ तो 6s2 और ये हो जाएगा 6 - 2 विच इज़ 5F14 एंड ये 6dx। अब एलिमेंट के बेसिस पे पता चलेगा कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है। तो दीज आर द जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तुम्हें पता ही होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछेंगे तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो फर्स्ट 2 के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, नेक्स्ट 2 के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, वहाँ पे ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो एक एक क्वांटम नंबर कम करके, एक एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करके तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। तो तुम्हें पता है कि पहले 4s है, फिर 3D है एंड देन 4p आता है। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन डलेंगे। स्कैंडियम के पास कितना है, 21 एटॉमिक नंबर है, तो D1s2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D में 1 और S में 2। फिर ऐसे टाइटेनियम में एक और बढ़ेगा, वेनेडियम में एक और बढ़ेगा, क्रोमियम में सीधा D5 हो जाएगा, ठीक है। D5 कॉन्फ़िगरेशन। हाउएवर इसके जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यू कैन सी इट इज़ डायरेक्टली 6। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के केस में हमारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ से तुम देख रहे होगे कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं एंड देन दे स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। जैसे जैसे पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी वो धीरे धीरे क्या होंगे, अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते चले जाएंगे। अब ये जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इनकी 90% ऑफ द प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, मतलब 90% ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट की किस वजह से होती है, उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, उनकी फिजिकल अपीयरेंस हो, हार्डनेस हो, सॉफ्टनेस हो, ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं। और ये हमें याद होना चाहिए कि उनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। याद नहीं तो एटलीस्ट तुम लोग निकाल सकते हो कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें याद रखनी है कि क्रोमियम इज एन एक्सेप्शनल केस जहाँ पे D5s1 कॉन्फ़िगरेशन होती है और इसमें अननोइंगली 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर मैग्नीज क्या है, D5s2 है, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट होती जाएगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते जाएंगे। कॉपर के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी s ऑर्बिटल में, एंड जिंक के पास तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हम लोग सीरीज में बढ़ते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। फिर इंक्रीज होने के बाद जब सारे सिंगली फिल्ड हो जाते हैं उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है। पेयरिंग स्टार्ट होने के बाद फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते जाते हैं। तो इसी तरीके से 90% ऑफ द प्रॉपर्टीज क्या होंगी, बीच में इंक्रीज होंगी एंड देन डिक्रीज होगी, या हो सकता है बीच में डिक्रीज हो फिर देन इंक्रीज हो। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज डिक्रीज होंगे उसी तरीके से 90% ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी वुड ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है, राइट डाउन द कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिरकोनियम, ठीक है। अब जिरकोनियम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग लिखेंगे, जिरकोनियम की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर तो एटलीस्ट मुझे याद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रुप के अंदर है, ठीक है। तो ये जो है टाइटेनियम के ग्रुप में है,
ठीक है। टाइटेनियम के नीचे आता है जिरकोनियम एंड हॉफनियम, ठीक है। तो जो टाइटेनियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन जिरकोनियम और हॉफनियम की भी होगी। तो टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर है 22, तो ये होता है 3d2 4s2, ठीक है। इसके आगे अर्गन आती है, ठीक है। अर्गन के नीचे क्या है, क्रिप्टॉन है, ठीक है। 3d की जगह क्या आ जाएगा 4d2 एंड 5s2। ये होगी जिरकोनियम की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब अगर कोई भी एलिमेंट नहीं याद है तो डेफिनेटली ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से ग्रुप में है। जो भी ग्रुप में होगा तो तुम्हें इजीली कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगी, कि एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स की याद करना इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें याद हो जाते हैं तो इट्स वेरी वेल एंड गुड, उससे बेटर बात तो कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। नाउ वी कम टू दी ऑक्सीडेशन स्टेट। कि ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग बात करें जैसे वेनेडियम 3+। अब जो ये नॉर्मल मेटल की कॉन्फ़िगरेशन है ये तो तुम लिख लोगे, बट व्हेन इट कम्स टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग मेटल की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमें काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि वो बहुत सारी गलती कर देता है। जैसे वेनेडियम है, वेनेडियम का 23 एटॉमिक नंबर है, तो 3d3 4s2, ठीक है। सो मैंने देखा है कि वेनेडियम का नंबर लिखा 23 और उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। और अगर वेनेडियम 3+ लिखा है तो 23 माइनस 3 कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 एटॉमिक नंबर है, तो AR ये लिख दिया, 3 कम हो जाएंगे, 2 इधर से गए, 1 इधर से गए, 3d, ठीक है। ये तो यहाँ पे डायरेक्टली ठीक आ रहा है, ठीक है। लेकिन नहीं, अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो 4s2, तो बच्चे इस तरीके से लिख देते हैं कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, डी के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। बट द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि जो इलेक्ट्रॉन भरते भी पहले एस ऑर्बिटल में और निकलते भी पहले एस ऑर्बिटल से, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये मैंने तुम्हें स्लेटर्स रूल में पहले बताया था फर्स्ट ईयर में, अगर तुम्हें याद होगा, कि मैंने प्रॉपरली तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जब 3d एम्प्टी है, 4s एम्प्टी है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन 4s में चला जाता है। लेकिन जब बाहर निकालने की बात आती है तो d ऑर्बिटल में से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसका जो d ऑर्बिटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एस ऑर्बिटल, क्योंकि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में 2 से काफ़ी ज़्यादा होता है। उस केस में जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में से पहले निकलता है, डी ऑर्बिटल में से बाद में निकलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, वहाँ पे जो हम लोगों ने बात की थी स्लेटर्स रूल की, सेम बात यहाँ पे एप्लीकेबल है। सो तुम्हारा होमवर्क है कि जो फर्स्ट ईयर के जो नोट्स थे उसमें से जो ये वाला स्लेटर्स रूल वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़े थे और स्लेटर्स रूल की बात की थी, तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसको तुम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें यहाँ पे डायरेक्टली दे देता हूँ। ठीक है, जब फिलिंग की बात आती है तो भी एस ऑर्बिटल पहले भरता है, और जब निकालने की बात आती है तो भी एस ऑर्बिटल पहले ही निकलता है, ठीक है। जबकि एस में पहले इलेक्ट्रॉन भरे हैं, डी पीछे वाला ऑर्बिटल है, तो डी में से इलेक्ट्रॉन पहले निकलने चाहिए, बट दैट इज नॉट दी केस। तो ये ऐसा क्यों होता है ये हम लोगों ने स्लेटर्स रूल के बेसिस पे अच्छे से लिखा था। तो आई वांट यू गाइस कि वो जो कॉन्सेप्ट था ना जो लिखा था, वो प्लीज़ उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के यहाँ पे लिख लेना। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया वो टॉपिक पढ़े हुए, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। कि अब वेनेडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन तुम ऐसे नहीं लिखोगे। वेनेडियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले तुम्हें वेनेडियम की लिखनी पड़ेगी। सो पहले मैं वेनेडियम 3+ के लिए वेनेडियम लिखता हूँ। तो वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन आ गई है AR 3d3 4s2।
नाउ इफ वी हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन्स पहले s में से निकलेंगे फिर d में से निकलेंगे, तो 3d 1 4s 0, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d1 4s 0 होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कभी भी सीधा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं तो इसके हिसाब से नहीं निकालना है, पहले मेटल की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसके बाद फिर दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, अदरवाइज गलती होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। So let's move to the next question, which is molybdenum 3+. So क्रोमियम, मोलिब्डेनियम, टंगस्टन। सो मोलिब्डेनियम क्रोमियम के नीचे आता है, इसका 24 होता है। तो अगर मैं क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d5 4s1। सो सिमिलरली मोलिब्डेनियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी, आर्गन की जगह क्रिप्टॉन आ जाएगा, 3d की जगह 4d5 आ जाएगा और 4s की जगह यहाँ पे 5s1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से तुम्हें क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन तुम आराम से अब निकाल सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, सो यू विल गेट कॉन्फ़िगरेशन 4d, एक इधर से गया, 2 इधर से गया, 4d3, ठीक। ये होगी मोलिब्डेनियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कि ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इसको करके लेके आना। राइट डाउन द पार्शियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नो नोबल गैस कोर और फिल्ड इन सब लेवल फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें Ag+ की कॉन्फ़िगरेशन Cd2+ की और Ir3+ की लिखनी है। तुम पार्शियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो लाइक 3d1 4s2, इतना ही लिख सकते हो। आगे जो ये XCAR है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ठीक है। तो ये दोनों तुम होमवर्क में करके लेके आना, कल देखते हैं। नाउ लेट्स कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती है। पहली चीज, ट्रांजिशन एलिमेंट सारे ही मेटल होते हैं और सबकी मेटालिक प्रॉपर्टी होगी। तो इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से इनके पास सारी की सारी मेटालिक प्रॉपर्टी होती है। और मेटल जो होता है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। तो मेटल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हार्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, हार्ड और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एक ही हो गया। मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एंड दे ऑल्सो हैव मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर क्या होता है कि जो जैसे तुम गोल्ड देखोगे या सिल्वर देखोगे वो चमकता है। तो जिस तरीके से एक मेटल चमकता है, स्टील हो गया, आयरन हो गया, अगर आयरन भी जंग नहीं लगा है, उस केस में जो मेटल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, मेटालिक लस्टर होता है। वो जो मेटालिक लस्टर होता है वो मेटल्स में हमेशा ही होता है, इधर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एस ब्लॉक के एलिमेंट्स या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। मेटल है तो मेटालिक लस्टर होगा ही। और ये जो मेटालिक लस्टर होता है वो होता है उनके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मेटल्स के पास क्या होता है, बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइट जब उनके ऊपर गिरती है तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, हायर लेवल्स पे जाते हैं, और जब वो नीचे वापस आते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, लाइट को रिलीज करते हैं, ठीक है। और इनके पास इतने सारे मेटल होते हैं, इतने सारे इनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि इनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो कम आ जाती है और वो शाइन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगर एक नॉर्मल मेटल को लोगे तो उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे हैं कि इनके एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होने की वजह से एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है। एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से जो लाइट पड़ती है वो विजिबल रीजन में पड़ती है और साथ में शिमर करती है लाइट, ठीक है, चमकती है। सो ये जो लश्यर होता है ये सारे मेटल्स में होता है, चाहे तुम सोडियम ले लो या पोटेशियम ले लो। अगर सोडियम पोटेशियम को तुम नाइफ से काटते हो तो उसमें से तुम्हें दिखाई देता है कि वो जो नई लेयर है वो एकदम चमक रही होती है, ठीक है। सो वही मेटालिक लश्यर यहाँ पे आता है। अब जितनी भी यहाँ पे हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी, लाइक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हीट प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी, ये सब किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है मेजर। यहाँ पे जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज का एक्सेप्शन लिया गया है। जिंक, कैडमियम, मरकरी को तो हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ही नहीं, तो वो इसलिए वो काफ़ी सारी एक्सेप्शन शो करेंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास फुल फील्ड डी ऑर्बिटल होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो
मेटल्स की तरह काम नहीं करता है। तो मेटल की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन आराम से रिलीज कर सकता है टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेटल जितने भी होते हैं उन सबका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जैसे तुम आयरन की बात कर लो, कॉपर की बात कर लो। तो ब्लैक स्मिथ जो लोहार होते हैं उनकी दुकानों पे तुम लोगों ने देखा होगा कि आयरन को एकदम गर्म किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म, रेड हॉट करने के बाद और भी उसको ज़्यादा गर्म करते हैं, तब जाके वो शेप उसकी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो इतने हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कर सकता है और जब वो मेल्ट करेगा तब हम लोग उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। सो दैट हैपेंस विद ऑल द एलिमेंट्स। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में अगर हम लोग बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटमाइजेशन एंथैल्पी। डायरेक्टली डिपेंड करती है मेटल मेटल बॉन्ड्स पे। अब ये जो मेटल मेटल बॉन्ड्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन के। तो जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो जैसे हमें पता है कि अगर हम लोग बात करते हैं टाइटेनियम की, उसका कम इलेक्ट्रॉन पेयर है। फिर वेनेडियम ज़्यादा होते हैं, क्रोमियम मैक्सिमम 6। ठीक है, मैग्नीज एक एक्सेप्शनल केस है। उसके बाद फिर जो तुम्हारे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गिरते जाते हैं। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे बात करो टंगस्टन की, तो टंगस्टन का क्या है, इट इज़ द एलिमेंट विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन के पास क्या होता है, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। मैग्नीज में जैसे अभी पीछे ही बताया था कि मैग्नीज की जो प्रॉपर्टीज होती है वो अनयूजुअली एक्सेप्शनल केस में आती हैं। पता कोई रीज़न नहीं है कि क्या है, क्या रीज़न है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा डेविएट कर जाता है, उतना डेविएट उसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, बट तुम देख सकते हो कि टंगस्टन की हाई है, रीनियम की भी हाई है, लेकिन यहाँ पे टेक्नीशियम एंड मैग्नीज की क्या है, कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, ऑल्दो दे ऑल हैव 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पहली चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटल मेटल बॉन्ड से। तो यहीं पे ये क्वेश्चन आता है कि जैसे सोडियम की अगर हम लोग बात करें, वाई सोडियम इज सॉफ्ट, कि सोडियम सॉफ्ट क्यों होता है। सॉफ्ट इसलिए होता है, या हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है, मेटल मेटल बॉन्ड्स पर डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा मेटल मेटल बॉन्ड होंगे उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा हमें उसको पिघलाना या उसको काटना। तो फॉर एग्जांपल सोडियम के पास क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और दूसरे सोडियम के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल मेटल बॉन्ड कितना बनाएगा, एक। वहीं अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के पास क्या है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, एक मैग्नीशियम दो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, दो बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मैग्नीशियम को काटने के लिए एज कम्पेयर टू सोडियम। ये तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात होगी। अगर हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और भी ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे टंगस्टन है, क्रोमियम है, इनके पास छः छः है। तो एक क्रोमियम कितने बॉन्ड बनाएगा, छः बॉन्ड बनाएगा। जितने ज़्यादा वो बॉन्ड बनाएगा उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा सारे बॉन्ड तोड़ना। तो हमें क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा उनको मेल्ट करने के लिए। ठीक है, तो सेम इज़ फॉर दी हार्डनेस। हार्डनेस का भी यही रूल होता है कि जितने 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 ज़्यादा मेटल मेटल बॉन्ड होंगे उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए उन मेटल को, मेटल मेटल बॉन्ड्स को तोड़ के उनको अलग करने के लिए। ठीक है, सो ये जो कॉन्सेप्ट है अनपेड इलेक्ट्रॉन का और मेटल मेटल बॉन्ड का, ये दोनों केसेस में फॉलो होता है, वेदर इट इज़ हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो क्रोमियम की जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई टंगस्टन हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो टंगस्टन के पास क्या है, जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो D5S1 होगी। इट हैज़ 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमें 6 मेटल मेटल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये अलग अलग होगा, और जैसे जब टंगस्टन के सारे एटम्स अलग अलग होंगे तभी जाके वो मेल्ट कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन,
तीनों ही एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और तीनों ही के पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सो ऐसा क्या है टंगस्टन के पास कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़रूरत से ज़्यादा है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, इंक्रीज ही करता है, चाहे तुम कोई सी भी कुछ भी ले लो। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कम होता है तो वो गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, एंड आयोडीन इज सॉलिड। सो डाउन द ग्रुप क्या होता है, चाहे तुम किसी भी चीज़ के लो, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वंडरवॉल फोर्सेस हो सकती है, और ज़्यादा वंडरवॉल फोर्सेस होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ठीक है, सो एज वी सेज कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, जैसे बाकी एलिमेंट्स के लिए करता है, चाहे एस ब्लॉक के हों या पी ब्लॉक के होगा। सेम इज द केस फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ठीक है, सो इसी वजह से जो थर्ड सीरीज है जिसमें टंगस्टन है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। तो ये जो टाइटेनियम वाला जो फर्स्ट सीरीज है 3D सीरीज, ये हो गया 3D सीरीज, ये हो गई 4D सीरीज, और ये होगी ग्रीन वाली 5D सीरीज। ठीक है, तो 5D सीरीज के पास मोलर मास ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा एटम्स है, ज़्यादा डेंसिटी है, तो जिसकी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज़रूरत से ज़्यादा होगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू एटमाइजेशन एंथैल्पी। अब एटमाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मेटल इनटू गैस। ठीक है, एक मेटल सॉलिड है, जब इसको मेटल गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एटमाइजेशन एंथैल्पी। एटमाइजेशन एंथैल्पी इज कि सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना। ये क्या होता है, सब्लिमेशन भी होता है। तो ये जो सब्लिमेशन, मेटल का जो सब्लिमेशन एंथैल्पी होता है वो उनके एटमाइजेशन एंथैल्पी के ही इक्वल होता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी मेटल्स हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का सिंगल सिंगल मेटल बॉन्ड है, तो इसको तोड़ के हम लोग जब सोडियम के एक एक एटम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, सोडियम गैस प्लस सोडियम गैस, तो वो क्या हो जाएंगे, एटम्स बन जाएंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं एटमाइजेशन एंथैल्पी। इफ़ यू रिमेंबर कि पिछले साल हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में प्रॉपर्ली पढ़ा था कि कितने टाइप्स की एंथैल्पी होती, और उसमें एटमाइजेशन एंथैल्पी भी पढ़ा था। सो ये जो एटमाइजेशन एंथैल्पी होता है ये भी डिपेंड करता है मेटल मेटल बॉन्ड्स पे। सो तुम देखोगे तो इसका जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली सेम जा रहा है जैसे मेल्टिंग पॉइंट का जा रहा था। द हायर इज द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स। ठीक है, तो जितने ज़्यादा मेटल बॉन्ड्स होंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उनको गैसेस एटम में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऑब्वियसली तुम कंसिडर कर सकते हो कि जो ये नीचे 3D सीरीज़ है इसका एटमाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, 4D सीरीज़ का एटमाइजेशन एंथैल्पी और ज़्यादा होगा, एंड 5D का तो ज़रूरत से ही ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये क्यों ज़्यादा है, क्योंकि तुम्हें पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, जो एटम का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग होने लग जाता है। अब ये जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग किस वजह से होता है, ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। डाउन द ग्रुप जो साइज, हमें पता है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, बट दैट इज नॉट द केस विद ट्रांजिशन एलिमेंट। डाउन द ग्रुप जो साइज होता है वो कांस्टेंट रहता है। न्यूक्लियर चार्ज ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है लेकिन जो साइज़ है वो कम ही रह जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी और उनकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है।
तो ये चीज़ मैं अभी जस्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बताता हूँ जब एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। यहाँ पे एटमाइजेशन में की बात करें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एटमाइजेशन एंथैल्पी है वो किसकी होगी? ऑब्वियसली टंगस्टन की, बिकॉज टंगस्टन हैज मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन विच इज 6। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8.2 है, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी जो एटमाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक और इवन पी ब्लॉक। क्यों होती है? बिकॉज इट हैज़ हायर नंबर ऑफ, दे हैव हायर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस ऑर्बिटल में भी होते हैं प्लस पी सॉरी डी ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल ऑब्वियसली 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। एस ऑर्बिटल में भी 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे अगर हम टंगस्टन, क्रोमियम और मोलिब्डेनम की बात करें तो उन सब के पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो एटमाइजेशन एंथैल्पी होगा वो ज़्यादा होगा, बिकॉज दे कैन फॉर्म मोर नंबर ऑफ हायर नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दो। इन दिस सीरीज स्कैंडियम z इज इक्वल टू 21 टू zn वेयर z इज इक्वल टू 30। तो स्कैंडियम से zn की बात करें, उस सीरीज की बात करें जहाँ पे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है से लेके जिंक का जहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर 30 है। द एंथैल्पी ऑफ जिंक इज लोएस्ट। जिंक का जो एंथैल्पी है वो लोएस्ट है, वाई? कौन आंसर देगा? क्या करें? हाँ बताओ। जो एंथैल्पी होता है वो मतलब कि इसका इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम का। हाँ 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 हाँ, तो उसका एंथैल्पी मतलब कि ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ इसमें स्कैंडियम जो होता है इसकी जिंक के अकॉर्डिंग स्कैंडियम में कम यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इसलिए कौन सा एंथैल्पी कम होगा? जिंक का कम होगा और स्कैंडियम ज़्यादा होगा। हम लोग सिर्फ जिंक और स्कैंडियम को नहीं कंपेयर करें, हम लोग जिंक से लेके स्कैंडियम से लेके जिंक तक सारे एलिमेंट्स की बात करें। स्कैंडियम से लेके जिंक तक जितने भी 10 एलिमेंट्स हैं उसमें जिंक का सबसे कम है, विच इज 126 किलो जूल पर मोल। क्यों है ये पूछा है। नहीं सर, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d10 4s2 का होता है लास्ट हाँ, में। तो सिर्फ ऐसे बोल के नहीं चलेगा, तुम्हें क्या नहीं लिखना चलेगा। पड़ेगा कि जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिख के तुम बताओगे इट हैज़ 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिंस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड करती है कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स बनाए हैं, एंड नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जिसकी वजह से जिंक का जो एटमाइजेशन एंथैल्पी होगा वो लोएस्ट होगा बिकॉज इट हैज़ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। वेरएस इफ वी टॉक अबाउट स्कैंडियम, तो स्कैंडियम के पास एटलीस्ट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियसली स्कैंडियम और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जिंक। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एटॉमिक रेडियस। जो एटॉमिक रेडियस होता है हमें पता है, अगर हम लोग नॉर्मल पीरियोडिक टेबल की बात करें तो एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप की बात कर सकते हैं और इन पीरियड की बात कर सकते हैं। तो जो पीरियड होता है, लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, हाउएवर इफ वी टॉक अबाउट द ग्रुप तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज करता है। रीजन क्या देते हैं हम लोग कि यहाँ पे इंक्रीज इन शेल होता है और यहाँ पे इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनका बढ़ता जाता है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। शेल बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। तो अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये एलिमेंट्स हैं, ये पोटेशियम है, ये कैल्शियम है। ठीक है, इनका साइज तुम्हें दिख रहा है 227 पिकोमीटर, 197 पिकोमीटर। एंड देन फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज करता जा रहा है। जिंक का थोड़ा ज़्यादा है लेकिन कॉपर तक तो तुम
तुम देखो कि 162 से 147, 134, 128, 127, 126, 125, 124 एंड कॉपर जिंक का थोड़ा सा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक रेडियस है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता जा रहा है, उसके बाद फिर वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जा रहा है, 28, 27, 26, 25। तो मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, निकल, इन सब का जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। निकल का थोड़ा कम है। उसके बाद कॉपर जिंक के बाद जब उनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा कम बचते हैं, तो उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है कि सिंस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम शेल में जा रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑब्वियसली बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो एस ऑर्बिटल है, उस तक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा पहुंचती है, तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है और जो एटम का जो साइज होता है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो जो सिंपल जो पीरियड में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है कि इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता जाता है और साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। 124, 128 एंड 134 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ये, ठीक है। तो उसको हम लोग डिक्रीज ही मानते हैं और हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं कि पहले साइज डिक्रीज होता है और उसके बाद फिर वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। बहुत खास डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। बट अगर तुम इनकी बात करो, पी ब्लॉक की, तो यहाँ पे तुम्हें दिखने को मिलेगा कि कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जैसे ही नोबल गैस आती है तो हल्का सा जो साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। कोई मुझे रीजन बताएगा कि नोबल गैसेस का जो साइज होता है वो हल्का सा इंक्रीज क्यों होता है। यहाँ पे तो तुम्हें दिख रहा है कि 112 है, ऑब्वियसली ब्रोमीन से कम है, लेकिन वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो साइज या तो सिमिलर होगा या फिर थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो एक शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन उसको रखने हैं, तो एक सेम शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनके बीच में इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन बढ़ जाती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाती है। तो एक ही शेल में जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके बीच में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है वो बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े थोड़े पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। द सेम इज द केस फॉर कॉपर एंड जिंक, कि कॉपर में डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, जिंक में भी जो डी ऑर्बिटल है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। अब एक छोटा सा शेल जिसको क्या रखना पड़ा, 10 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने पड़े, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा रिपेल करेंगे, एंड देन इट रिजल्ट्स इन दी इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, लेकिन वो माइन्यूट इंक्रीज होता है, ठीक है। समझ में आ गया है? ठीक है, आया भी है समझ में? हाँ सर। ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और ये कहाँ से है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। ये पिछली बार भी मैंने जब एटॉमिक प्रॉपर्टीज कराई थी तब क्लियरली बताया था शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, ये होता है कि जो न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिटल होता है वो क्या करता है, अपने पीछे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको शील्ड करता है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है, तो पीछे जो इलेक्ट्रॉन है इनको ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाएगी, न्यूक्लियस क्या करेगा, पीछे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा। लेकिन उसके आगे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेंगे, वहां तक पीछे तक इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन को जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो आगे खड़े हो गए, तो आगे खड़े हो गए तो उनकी शेडो पीछे पड़ेगी, जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूक्लियर चार्ज पीछे तक नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक कैंडल ले लेता हूँ तो ये कैंडल है, उसके आगे एक ऑब्जेक्ट रख दिया और पीछे एक और ऑब्जेक्ट है। तो ये जो कैंडल रखने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे इसकी शेडो बन जाएगी, लाइट जा रही है और यहाँ पे इसकी शेडो बन जाएगी। शेडो बन जाएगी तो ये जो पीछे का जो, इस ऑब्जेक्ट के जो पीछे जो दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस तक लाइट नहीं पहुंच पाएगी।
द सेम इज द केस फॉर यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट में जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनके पास प्रॉपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आगे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आगे के जो इलेक्ट्रॉन है वो उनको स्क्रीन कर देते हैं या शील्ड कर देते हैं। ठीक है, जिस वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो उतना यहाँ पे नहीं पहुंच पाता। अब ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, ये सबसे ज़्यादा होता है एस ऑर्बिटल का, फिर पी ऑर्बिटल का, फिर डी ऑर्बिटल का, एंड देन एफ ऑर्बिटल। सो एस ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास में होता है। तो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा पास में होगा कैंडल के, ठीक है, उतनी बड़ी शेडो बनाएगा और उतना ही ज़्यादा पीछे के ऑर्बिटल्स को या पीछे के ऑब्जेक्ट्स को उतना ही ज़्यादा शील्ड कर देगा। ठीक है, सो एस ऑर्बिटल क्या होता है, हमेशा न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास में होता है, तो उसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। डी एन एफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बहुत पीछे होते हैं। बहुत पीछे होने की वजह से उनके पास, वो दूर होने की वजह से वो इतनी बड़ी शेडो नहीं बना सकते और उतना बड़ा स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही हमेशा याद रखना है कि डी और एफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनके पास होता है पुअर शील्डिंग। अब इनकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट से क्या होता है कि तो अब क्या है कि यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि यहाँ पे जो एफ ऑर्बिटल आ गया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती कहाँ से है, पीछे डायग्राम में। अब यहाँ पे देखो एटॉमिक रेडियस हमारे पास है, तो हमें ये तो पता चल रहा है 3D सीरीज है, एक 3D सीरीज है, एक 4D सीरीज है और एक 5D सीरीज है। 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद निकल, कॉपर, जिंक थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो यहाँ पे मैं क्लियरली लिखता हूँ, सेम शेल है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तुम्हें रखना है। अब अगर तुम यहाँ पे देखो कि 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, अगर तुम देखो इनमें साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो साइज तो ऑब्वियसली इंक्रीज होना था, लेकिन जो 4D सीरीज का जो साइज है और 5D सीरीज का जो साइज है वो सेम है। ठीक है, ये किस वजह से, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या, देखो 3D सीरीज से जब 4D सीरीज पे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से ऑब्वियसली साइज बड़ा होगा। लेकिन 4D से 5D सीरीज में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज हो रहा है, तो साइज तो इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन साइज इंक्रीज नहीं होता है। ये होता है किस वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पे होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब क्या है कि यट्रियम और लेंथेनम का जो साइज है उसमें डिफरेंस है, लेकिन जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैज वर्चुअली सेम एटॉमिक साइज। ठीक है, तो ये जो जिरकोनियम है एंड हॉफनियम है, ये है हैव सेम एटॉमिक साइज। ठीक है, और अगर तुम अच्छे से देखोगे तो हॉफनियम का जो साइज होता है ना वो कंपैरेटिवली ज़्यादा छोटा होता है एज कम्पेयर टू जिरकोनियम। कुछ केसेस में तुम्हें अगर देखा जाएगा तो सेम मिलेगा, या फिर हॉफनियम का साइज क्या होगा कंपैरेटिवली 1 या 1.5 एंगस्ट्रॉम छोटा मिलेगा। ये है इसका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस। लेकिन अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या, अब देखो यहाँ पे इसका कुछ साइज था, जो भी रख दिया, इसका कुछ साइज है, तो यहाँ से यहाँ पे जो है वो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे और यहाँ से जो साइज हो रहा है वो सेम हो रहा है। अब लेंथनम कहाँ है, लेंथनम यहाँ पे आया, लेंथनम आने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, 14 एलिमेंट्स हैं किसके, एफ ब्लॉक के। ठीक है, सो यहाँ पे F3F14 हमारे पास आ जाता है। तो लेंथनम का D1 भरने के बाद फिर सारे जो एफ ऑर्बिटल हैं वो भरने लग जाएंगे, पूरा एफ ऑर्बिटल भरेगा। एफ ऑर्बिटल भरने के बाद जो सेकेंड जो डी ऑर्बिटल का डी इलेक्ट्रॉन है वो हॉफनियम में आएगा। अब यहाँ पे एफ ऑर्बिटल आने के बाद जो ये एफ ऑर्बिटल होता है ये फुलफिल्ड हो जाता है।
और ये जो एफ ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो जाता है, इसके पास होती है वेरी पुअर शील्डिंग। ठीक है, अब वापस वहीं चलते हैं। यहाँ पे जाकर तो जैसे ही लेंथनम आया, लेंथनम के बाद यहाँ पे क्या होता है, F14 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर D2 आएगा। ठीक है, तो D2 आएगा, फिर D3 आएगा एंड सो ऑन, डी ऑर्बिटल बढ़ने चाहिए। अब ये जो एफ ऑर्बिटल होता है, इसका क्या होता है, एक्सट्रीमली पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि पीछे जो इलेक्ट्रॉन्स, पीछे वाले जो शेल भरने वाले हैं, उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा जाएगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, शेल को अपने पास खींच लेगा। शेल को अपने पास खींच लेगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, जिसकी वजह से एफ ऑर्बिटल, बीच में जो एफ ऑर्बिटल आ गया और एफ ऑर्बिटल पूरा भरने लग गया, जिसके बीच में लेंथनम के बाद पूरे 14 एलिमेंट्स हैं। ये जब 14 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर D2 आता है। D1 के बाद D2 इधर आएगा, और D1 और D2 के बीच में क्या है, 14 एलिमेंट्स हैं, तो f ऑर्बिटल पूरा भरेगा पहले। f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। यहाँ पे दिख रही होगा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट कम है तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो प्रॉपर्ली शील्ड नहीं कर रहा। जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, पीछे जो d ऑर्बिटल भर रहा है या s ऑर्बिटल भर रहा है, उसके पास जो उसकी न्यूक्लियर फोर्स है वहाँ तक ज़्यादा पहुँच रही है, तो वो उसको खींच लेगा। खींचने के बाद क्या होगा, जो साइज हो जाएगा वो कंपैरेटिवली छोटा हो जाएगा। ठीक है, सो ऑल दो पूरा शेल इंक्रीज हुआ है, लेकिन एफ ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट, एक्सट्रीमली पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल तक पहुँच रही है, वो बहुत ज़्यादा पहुँच रही है। बहुत ज़्यादा पहुँचने की वजह से, ठीक है, मैं इसको बना के दिखाता हूँ। जैसे न्यूक्लियस है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल है और यहाँ पे एस ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज है, वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो साइज इतना है। ठीक है, दूसरे केस में क्या है कि डी और एस तो है, उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे एफ आ गया। ठीक है, तो एफ का क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। एफ के बाद यहाँ पे डी और एस ऑर्बिटल है। तो एक पूरा शेल बड़ा है, तो उसका जो साइज है पहले इतना था, अब जो साइज होगा वो इतना होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्या हो क्या रहा है कि ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इस न्यूक्लियस का, ये यहाँ तक और यहाँ तक ज़रूरत से ज़्यादा पहुँच रहा है, क्योंकि एफ का क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। एफ ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रॉपर्ली शील्ड नहीं कर पा रहे हैं डी और एस ऑर्बिटल को, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा पहुँच रहा है, और ज़्यादा पहुँचने की वजह से डी और एस ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, खींचे चले जाते हैं न्यूक्लियस के पास, जिसकी वजह से इसका जो साइज होता है वो जो ऊपर वाले जो ये थे उतना ही चला जाता है। ठीक है, तो जितना साइज इसका है उतना ही साइज क्या हो जाता है, नीचे वाली सीरीज का भी हो जाता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज सेम है, टी और एन बी का साइज सेम है, टंगस्टन मोलिब्डेनम का सेम है, रीनियम टेक्नीशियम का सेम है। ठीक है, तो इनका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम आ जाता है। तो जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि 40 एफ ऑर्बिटल बढ़ने की वजह से स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट एफ ऑर्बिटल के कम होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा इंटर न्यूक्लियर सॉरी जिसकी वजह से ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज एस और टी ऑर्बिटल में बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, कि जो 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ है, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो सेम ही रहता है, साइज़ बढ़ता नहीं। साइज़ नहीं बढ़ता है तो बहुत सारी अजीब व गरीब प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हो जाती है। फॉर एग्जांपल जिरकोनियम और हॉफनियम का जो साइज़ होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। अब सेम होने की वजह से एक ग्रुप में है, एक ग्रुप में है, साइज सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो जाती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से जिरकोनियम और हॉफनियम, जहाँ पे भी जिरकोनियम नेचर में मिलता है वहाँ पे हॉफनियम ज़रूर साथ में मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप के हैं और सेम ग्रुप हैं तो सेम ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए जिरकोनियम और हॉफनियम को एक दूसरे से अलग करना, क्योंकि इनकी सारी प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। सो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का बहुत ही बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है, बहुत ही बड़ा कॉन्सिक्वेंस है कि प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम हो गई है। एक तो ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर ही होती है, अब जब उनका साइज भी सेम हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सिमिलर होगी, तो सब कुछ 90% ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। अब जब इतनी चीज़ें सेम हो गई तो उन दोनों को अलग करना उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बहुत मुश्किल हो जाता है।
द ओनली वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो जिरकोनियम और हॉफनियम में चेंज होता है कि डेंसिटी। हॉफनियम की जो डेंसिटी होती है वो जिरकोनियम से ज़्यादा होती है, और डेंसिटी के बेसिस पे हम लोग उनको अलग कर सकते हैं। लेकिन कोई भी दो चीज़ों को अलग कैसे करेंगे, जब हमें पता चलेगा कि ये अलग है ये अलग है। और अलग कैसे पता करेंगे, या तो उनके कलर के बेसिस पे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो इनकी जो 90% जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिरकोनियम हॉफनियम की सेम ही होती है। तो इसलिए जो ये जो 4D 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो काफ़ी आसपास मिलते हैं, साथ में मिलते हैं, जिसकी वजह से उनको अलग करना क्या होता है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बहुत पैसे लगते हैं इनको अलग करने के लिए। ठीक है, सो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सिंस द लेंथेनॉइड विद देयर बरीड 4f सब लेवल्स, लेंथेनॉइड का जो 4f ऑर्बिटल है वो बरीड होता है, नीचे होता है, अपेयर बिटवीन 4D एंड 5D। The 14 4f electrons shield the outer electron poorly from the increase in nuclear charge due to the 14 additional protons। ठीक है, तो 14 प्रोटॉन्स तो बढ़ गए, और वहाँ पे पीछे जो एस और डी ऑर्बिटल है वहाँ तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा पहुँच रही है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल का जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, रिजल्टिंग इन दिस श्रिंकेज इन एटॉमिक साइज विच इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है, इसको लिख लेना, समझाते मैंने दिया है। बाय कोइंसिडेंस द साइज डिक्रीजेस अबाउट इक्वल टू द नॉर्मल इंक्रीज बिटवीन द पीरियड। ठीक है, तो हमें पता है एक डाउन द ग्रुप क्या होता है, शेल बढ़ जाता है, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस बढ़े हुए शेल को वो कंपनसेट कर जाता है। ठीक है, इसलिए जो एटॉमिक साइज होता है 4D और 5D सीरीज का एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? सर 57